सबसे व्यवहारिक बात डिम्पल यादव जी ने कही। उन्होंने कहा भाई एसआईआर हम रोक नहीं सकते, बिहार में भी कोई नहीं रोक पाया, वहाँ भी लागू हुई, यहाँ भी लागू हुई। ये सबसे व्यवहारिक बात है, ये सबसे सच है, और सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले आदमी उतना ही अच्छा रहता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। एसएन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एसएन सिंह जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपीश जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा जी, आपसे शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। इंडिया अलायंस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उसके बाकी दल पिछले लंबे समय से ये कह रहे हैं कि भाई हम तो केवल संविधान के लिए ही जी रहे हैं, संविधान की रक्षा में ही आत्मार्पित हो रहे हैं, सब संविधान के ही लिए कर रहे हैं। लेकिन अब जो नया अभियान आया है कि बीएलओ की जात बताओ, संविधान, मैंने जब ये कल देखा तो मैंने संविधान को अलटने पलटने की कोशिश की, लेकिन उसमें ना बीएलओ का जिक्र आया, ना बीएलओ की जात का, तो छोड़ ही दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि भारत के जितने चुनाव हमने देखे उनमें कभी यह विषय आया हो कि बीएलओ कौन जात के हैं ये पता करो। 1,64,482 ऐसा शायद, या 62,482, 1,62,000 या 64,000 इतने बीएलओ लगेंगे उत्तर प्रदेश में। अब कहा जा रहा है कि सबकी जात का एक वो एआई से टैली बनवाई जाएगी, उसका पोस्टमार्टम होगा। अच्छा, फिर उससे होगा क्या, मतलब समझने की मैं इसलिए आज बहस लाया कि ये पता लग गया कि काछी इतने हैं, कोरी इतने हैं, बामन इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, कछवाहा इतने हैं, निषाद इतने हैं, बिंद इतने हैं, मल्लाहा इतने, तो उससे क्या हासिल होगा? मनीषा वाजपेयी जी, धन्यवाद अमिताभ जी आपका इस आपकी परिचर्चा का एक हिस्सा बनाने के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बीएलओ सुनिश्चित किए जाएं किस जाति के हैं, कितने कहाँ से लिए जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। मैं ये बात कहती हूँ कि बीएलओ को तो आप देखिए, बीएलए पे आप पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, वो तो आप बनाएंगे ना। अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और बिहार के एक वहां से स्टार्ट हुआ था, वहां पे एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, अब अन्य राज्यों में आया है, केंद्र शासित राज्यों में आया है, तो बीएलए तो आप बनाएंगे। और सभी राजनीतिक दलों को ये एक पूरा अधिकार दिया गया है, किसी भी आपत्ति पे आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप खुद भर भी सकते हैं, भरवा सकते हैं, 50 तक आप जो आपके प्रपत्र हैं वो लेकर के जा सकते हैं, आपको पूरा अधिकार दिया जा रहा है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि संविधान को लेकर के चल रहे हैं, संविधान तो सबके लिए बराबर होता है, संविधान किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं होता। मुझे लगता है कि हर वो मुद्दा, कोई भी अगर ऐसी प्रक्रिया जो सरकारी है, जो उसको राजनीतिकरण करना ये उचित नहीं है। पीडीए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है कि आप समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक वर्ग को बढ़ाएं, लेकिन इसको आप पॉलिटिकल ड्रामा एजेंसी मत घोषित कर दें और बार बार पीडीए 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 कहना, आप अधिकारियों की विश्वसनीयता पे एक संदेह, एक तो पहली बात आप प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एक चीज देखिए ना, संविधान की अगर आप बात करते हो तो आप एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और अभी आप फिर चाहते हैं कि 27 के सत्ताधीश बने। क्या आप सिर्फ एक ही वर्ग को लेकर के चलेंगे और कहां कहां पीडीए ले जाएंगे? जैसे आपने भी कहा कि पुलिस सर्विसेज में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो आप ये बताइए, बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, इमरजेंसी सर्विसेज की बात करती हूँ कि जहां एम्बुलेंस भी आती है, जहां अग्निशमन भी आता है, वहां पे भी अगर आप यही सोच लें कि नहीं, अगर किसी पीडीए के यहाँ पे, ईश्वर ना करे कभी कहीं किसी के यहाँ कोई ऐसी आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन अगर पड़ जाए तो आपके अग्निशमन वालों को आप चेक करेंगे कि नहीं, ये पीडीए के यहाँ पीडीए ही जाना चाहिए, नहीं तो ये तो दिया जलाने में जलाते हैं तो कुछ भी जला सकते हैं, तो ये तो जला देंगे, बुझाएंगे है नहीं। और इमरजेंसी अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए होगी तो चेक करना पड़ेगा पहले। तो हर चीज का राजनीतिकरण उचित नहीं है। कपीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी ने कहा बीएलओ हटाओ, एडीएम इलेक्शन हटाओ उत्तर प्रदेश में, और ईआरओ हटाओ, फिर नए सिरे से
पदस्थापना हो, तब फिर एसआईआर का काम और चुनाव का काम आगे बढ़े। ये प्रक्रिया हमेशा से चलती रही, एक तय मानक है, उसी के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी उस प्रक्रिया को नरेट कर रहे थे। ठीक कहा मनीषा वाजपेयी ने कि दो चीज हैं, दो पिलर हैं, एक बीएलओ है, एक बीएलए है। बीएलओ से दो गुना ज्यादा बीएलए बनेंगे, ढेर बनेंगे हर पार्टी के। वहां तो ये लागू हो सकता है कि हम चाहें जिस जात के कितने रखें, लेकिन इस सरकारी व्यवस्था में कि इस बूथ पर ठाकुर है तो उस बूथ पर बामन हो और फिर उससे अगले बूथ पर अहीर हो, ये कैसे तय होगा कपिल जी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एसआईआर के अंदर जो बीएलओ घर घर जाके फार्म बांटेंगे, उनसे फार्म कलेक्ट करेंगे, अन्य दस्तावेज लेंगे, ये तो सरकारी आदमी को करना, बीएलए तो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। और ये आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, हमने तो बकायदा हजारों की संख्या में एफिडेविट दी है और हम लोगों ने सदैव ये बात कही कि जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विभेद करती है और कहती है एमवाई फैक्टर आपका है। ये नैरेटिव कौन करता है? कहां से? तब आपको दिखाई देता है कि ये जो एमवाई है ये भाजपा का वोटर नहीं है साहब, ये तो सपा का है। किसने नैरेटिव गढ़ दिया? तो जब गढ़ा है तो इक्वालिटी कीजिए। ये संविधान के किस धारा में, आप किस अनुच्छेद में खोज रहे हैं? पहला ही ये चीज है कि सामाजिक समरसता कायम कैसे की जाए, पंथ निरपेक्षता। वो वर्ग जो दबे हुए हैं उनको आरक्षित क्यों किया गया है? क्यों ऐसे नहीं कह दिया गया संविधान में कि अरे भाई अग्निहोत्री साहब को नहीं मिलेगा, वाजपेयी साहब को नहीं मिलेगा, कपीश श्रीवास्तव को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो हमारे बाबू साहब बैठे हुए उनको भी नहीं मिलेगा, लेकिन अन्य जो उसमें आते हैं उनको मिलेगा। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये दुनिया जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पारदर्शी सरकार नहीं है, जिसने सारे संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी, सब में अपने लोग अपॉइंट किए हुए। चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर बिहार के अंदर किया, जब तमाम याचिकाएं अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, एक जगह एसआईटी की जांच चल रही है एक प्रांत के अंदर, इतनी क्या जल्दी पड़ गई है हुजूर? और वो घुसपैठिए कहाँ है बिहार के? जरा बाबू साहब से पूछिए, वो लिस्ट भी चुनाव आयोग ने दिया है क्या? और इतना भोले बन रहे हैं लोग कि इनकी ये कैसे व्यवस्था हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है? हम लोग कोई अलग से मांग थोड़ी नहीं कर रहे हैं। जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के लेवल पे लोग काम करते हैं उनमें तय कर लीजिए ना, भागीदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? और होनी चाहिए इसलिए कि हम लोग पीड़ित रहे हैं। वाजपेयी जी राजनीतिक विश्लेषक जरूर हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि जमीन पे उतर करके वो उन्होंने काम किया होगा किसी राजनीतिक दल के लिए। उन्होंने देखा होगा कि क्या क्या पीड़ा है, कैसे रोका जाता है, कैसे वोट नहीं डालने दिया जाता है, कैसे पूरा का पूरा टोले का नाम गायब कर दिया जाता है जी। तो ये सारी चीजें। और मैं एक बात और कह दूं, ये मुर्दा लोग सुप्रीम कोर्ट में जिंदा जाकर के कैसे हो गए थे? वो कौन सा बीएलओ ने कागज लिया था जो लगाया था उनको मृत करार दिया था? ये भी बताइए कहां से हुआ? मैं विवेक जी के पास चलूं, उससे पहले 3 बातें कहूंगा। मैंने पूरे उससे ध्यान से कपीश जी को सुना, 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट से बार बार याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हुजूर बहुत घपला घोटाला हो रहा, सब तहस नहस हो रहा है, संविधान बर्बाद हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इसको रोक दो। सुप्रीम कोर्ट ने हर सुनवाई पर कहा नहीं, आयोग संवैधानिक अधिकार के तहत काम कर रहा है, नहीं रोकेंगे। और अंततः बिहार में चुनाव की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली, एसआईआर वहां लागू हो गया। और एक बार नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए फिर उसमें कोई दखल भारत का सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। ये पहली चीज तो ये समझ लेनी चाहिए कि वहां अभी कोई ये दायर है, वो दायर है, अब हो गया जो होना था। डिंपल जी ने सबसे बुद्धिमानीपूर्ण बात कही है पूरी सपा में। उनने कहा देखो ना हम बिहार में रोक पाए ना यूपी में रोक पाएंगे,
अब इसकी आगे की बात कर लो। डिंपल यादव ज्यादा समझदार लगी मुझे। उन्होंने कहा बिहार में भी हम लोगों ने हाय तौबा मचाई, लेकिन वहां भी नहीं रुकी, यहां भी नहीं रुकेगी, आगे अभी रुक जाओ कपिल जी, अब नहीं, अब दोबारा वो अवसर आ गया था। दूसरी बात कपिल जी ने कहा इतनी जल्दी क्या है, गजब बात करते हो यार। वहां कह रहे थे कि चुनाव सिर पर आ गया तब एसआईआर क्यों लाए, यूपी में कह रहे थे चुनाव इतनी दूर है तो एसआईआर क्यों लाए। गजब बात है भाई, एक रास्ता तो तय कर लो महाराज। और तीसरी बात, ये बड़ी अटपटी बात है विवेक जी, मुझे इसका कोई उदाहरण समझाइएगा कि उन्होंने कहा कि 1,64,485 लोगों में काछी, कोरी, कुर्मी, ठाकुर, बामन, मल्लाह, केवट, धीमर, राजभर, बिंद, निषाद, इनके आधार पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता। किसी राज्य में, किसी सरकार में कभी हुआ क्या, किसी चुनाव आयोग के समय 1952 से आज तक, विवेक नारायण जी आप पुराने आदमी, शायद आपकी स्मृति में हो, मेरे ना हो, जवाहरलाल जी के समय जो पहला चुनाव हुआ तब से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ क्या कि बूथ की ऐसी लिस्ट जारी हुई हो कि 6 केवट, हाँ लिख लिए, बोले 11 राजभर, बोले लिख लिए, 12 निषाद, बोले हाँ ओके, 100 अहीर, बोले ठीक, 6 ब्राह्मण, ऐसा कभी हुआ क्या। संविधान ने आरक्षण दिया भारत की संसद ने, लेकिन जात 6-5 हजार जातियों के वाले भारत में बीएलओ हर जात के ऐसे इतने इतने बनेंगे, ये संविधान ने नहीं कहा विवेक नारायण जी, एंट्री में आरक्षण दिया। विवेक जी, या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा हो तो हमारा ज्ञानवर्धन करिए कि नहीं, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, यूपी में, बिहार में, श्री कृष्ण बाबू के समय बिहार में कभी ऐसा हुआ हो तो बताइए। अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। एक ये एसआईआर की बात नहीं है, ऐसे और कई भी मुद्दे थे जिन पे मैंने पहले भी कहा कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इससे पहले भी लड़ाइयां हुई, इससे पहले भी चुनाव हुए, इससे पहले भी एसआईआर हुए, लेकिन ये 14 से लेके 25 तक के कार्यकाल में इन पे विवाद क्यों हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की बात है, कोई भी चुनाव होने के पहले, कोई प्रक्रिया होने के पहले जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक में सारे दल बुलाए जाते हैं, राजनीतिक लोग, उनकी बात सुनी जाती है, उनके सुझाव मांगे जाते हैं, उनकी शिकायतें मांगी जाती हैं। तो अगर उसी में अखिलेश जी ने अपनी बात रख दी तो इसमें कोई भी ऐसी, आप तो लोकतंत्र का एक तरीके से सामंती तरीके से काम करने की बात है, ये सरकार का इस तरह का रवैया लगता है। अगर अखिलेश जी ने पत्र लिख दिया तो ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति इसमें आप गलत गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार ने, ये 1 मिनट रुकना होगा, विवेक जी की आवाज अभी रुकिए। विवेक जी, इसमें सरकार फैसला नहीं कर रही, ये आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त रहे। एसआईआर का निर्णय किसी राज्य सरकार का नहीं, किसी कलेक्टर का नहीं, किसी केंद्र सरकार का नहीं, एसआईआर का निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग का है। ओके, अब आगे बताओ। जी नहीं, ये तो निर्वाचन आयोग सारे दलों की बैठक बुलाता है। उस बैठक में अगर अखिलेश जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो ये आपत्ति दर्ज कराने में क्या इसके लिए कोई रोक है क्या कोई? ये तो प्रश्न एक बात। दूसरी बात, अमिताभ जी आप देखिए, एसआईआर की अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सरकार अब किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सकती है। क्यों 10 डीएम के ट्रांसफर हुए, क्यों 25 करीब एसडीएम ट्रांसफर करे गए अधिसूचना जारी होने के बाद। ये सारी चीजें एक कार्यशैली पे सवाल उठाती है। उसके अगर ये बात अखिलेश जी ने कह दी तो इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को बाकायदा देना चाहिए। ये ठीक, आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, अगर उसने कोई बात उठाई है और वो न्याय के नियम के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो करे। लेकिन वो किस मुंह से करेगा जब वो खुद सरकार को ये देखे ट्रांसफर हो रहे हैं। विवेक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रुकना होगा। एसएन सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक व्यवस्थागत बात विवेक भाई ने उठाई कि एसआईआर लागू हो गया, वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई थी 2 दिन पहले रात को 12 बजे, वो भी, और पंचायत के लिए भी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश में अमेंड हो रही है।
तो वो भी एक प्रक्रिया है, उनकी बात ठीक है, पंचायत उनसे विस्मृत हो गया, मैंने जोड़ दिया। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रांसफर्स हुए आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के, जो उन्होंने कहा कि नियमावली, उसी नियमावली में एक बात ये भी लिखी होती है कि आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार जो स्थानांतरण करना चाहेगी उनके लिए उसको आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये भी क्लॉज है। आयोग को लिस्ट भेजी गई कि एसएन सिंह बरेली से उठा के बदायूं भेजे जाना चाहते हैं, ठीक, उसने ओके कर दिया तो एसएन सिंह का ट्रांसफर जारी हो गई। लिस्ट नहीं किया तो इनका नाम हटा के विवेक नारायण जी का कर दिया। आप समझ रहे ना, आप इस गलतफहमी में मत रहो कि अपने मन से कर दिया। कल 28 तारीख, कल शायद 28 तारीख को रात 12 बजे तक की इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी कि 12 बजे तक ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, राइट? इसमें आप कैसे रोक लोगे? कैसे लोगे? आपने नोटिफिकेशन पढ़ा ना, हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर आवश्यक समझे कोई ट्रांसफर तो उसको सिर्फ इतना करना होगा कि चुनाव आयोग से अप्रूवल लेना होगा। आप लिस्ट तभी सार्वजनिक करेंगे जब अप्रूवल आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये कहां लिखा है कि आग लग जाए लेकिन आप ट्रांसफर नहीं करेंगे? ये कहीं नहीं लिखा। डीएम चोरी में पकड़ा जाए बोले ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब ये पूरी चुनाव नतीजा आने के बाद ही हटेगा, ऐसा थोड़े नहीं लिखा यार। कौन सा चोरी में पकड़ा गया ये आप तो बता। पुराने लोग हैं। नहीं, अरे भाई ये आप गजब बात, कपिश जी भी गजब बात करते हैं कई बार। एसएन सिंह जी आ रहा हूं, सरकार उन्होंने दो बातें कही, एक मिनट रुक जाइए, दो बातें कही कि बीजेपी अपने लोग तैनात कर रही है। जब आप सरकार में थे तो आपने तीनों भर्ती आयोगों में भाजपा के लोग, आरएसएस वाले भर्ती किए थे, नहीं ना? आपने भी खाटी अपने लोग भर्ती किए थे, ओरिजिनल 100% वाले किए थे कि नहीं किए थे? माध्यमिक शिक्षा में जिसको अध्यक्ष बनाया था, एटा में उसका सम्मान समारोह हुआ, उसने प्रोफेसर साहब के पैर छुए और कहा मैं वचन देता हूं प्रोफेसर साहब के दिशा निर्देश पर आयोग को चलाऊंगा। प्रोफेसर साहब तो कहीं नहीं थे सरकार में, वो माइक पर बोला, माइक पर बोला, माइक पर बोला। आपने क्यों, कहां से भर्ती किए थे? आप भी भाई से, जिस जो सरकार में होगा वो अपने लोगों को भर्ती करेगा। यार ये कौन सी बात हो गई कि यार सरकार में हो के हमको भर्ती नहीं किया? ऐसी बात तो कही ना अपेक्षा रखो। जब आपको जनादेश दिया था तो आपकी जय जयकार थी, आप जिसको तिलक लगा देते थे वो चेयरमैन हो जाता था। अब तो अगले चुनाव तक प्रतीक्षा करनी होगी। अगले में आ जाओ तो फिर चेयरमैन बनाना और फिर वो लोग माइक पर कहेंगे कि आपके चरणों की सौगंध। ठीक है, आपको हक है। ठीक, चलिए एसएन सिंह जी, मसला वही कि 2.25 लाख बीएलओ जाति के आधार पर बनने चाहिए। अब इसका कौन, कितनी जातियां हैं, कितने उपजातियां हैं, कितने गोत्र हैं, फिर कल को मान लीजिए कोई खड़ा हो गया बोले भाई साहब आपने यादव तो बना दिए लेकिन इसमें घोसी और कमरिया का विभाजन नहीं रखा, तब क्या होगा? एक नई भसड़ शुरू हो जाएगी, एक नया विवाद। नहीं, कई उपजातियां हैं, कई गोत्र हैं, वो अपने को एक नहीं मानते। और मुझे नहीं लगता कि भारत में आज तक कभी ऐसा कहीं हुआ हो कि बीएलओ जैसे स्तर पर यह मांग की गई हो कि जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बीएलओज में। एसएन सिंह देखिए अमिताभ जी, ये कहीं इस तरह से जो मांग अखिलेश जी ने किया है उसी तरह की बात अभी ने किया है और सारा कुछ आपके लिए से क्लियर हो जाएगा। जो अखिलेश जी की मंशा है, कपिश जी की मंशा है। मैं ये भी कपिश जी जिस तरह से बंटवारे की बात के नाम है एसएन सिंह, उन्होंने कहा बाबू साहब दर्द क्या हुआ? खान साहब को दर्द इस बात का है कि हिंदू हटाओ और मुस्लिम बचाओ का अभियान चलाना, इस तरह इसलिए इस बात को करना है। नहीं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने कहा। भाई ओबीसी समाज से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, केंद्र में 24 लोग ओबीसी समाज से हैं, दलित और आदिवासी समाज से देश की राष्ट्रपति हो रही है, लेकिन हिंदू हटाओ मुस्लिम बचाओ वालों को केवल अपना दिखता है कि भाई कैसे हिंदू हट जाए मुस्लिम बच जाए। आज अमिताभ जी के जिम्मेदार चैनल पे लाखों नहीं करोड़ों दर्शक देखते हैं, देश नहीं दुनिया देखती है। शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? इटावा का एक जगह है सैफई, सैफई में जब 30 लोग एक परिवार के बनते हैं, वहां प्रतिनिधित्व तो किसी और दूसरे को दिए होते, कोयरी को दिए होते, कुर्मी को दिए होते, चलिए और खान को भी दे दिए होते तो भी समझ में आता, जुलाहे को दे दिए होते, नहीं देंगे क्योंकि वो सब कुछ परिवार के लिए करना है, इसलिए परिवार की कुर्सी बची रही।
इस नाते इस बंटवारे की राजनीति की शुरुआत की गई। मैं अब भी बड़े स्वागत के साथ कहता हूँ, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति भी कहती हैं कि इस देश में सबका विकास होना चाहिए। अंत्योदय की परिकल्पना तो यही है, सब लोग नौकरी में रहें, सब लोग का रोजी रोजगार रहे और सभी पदों पर जाएं। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो वो जुलाहा कहाँ चला जाता है, वो खान कहाँ चला जाता है, वो अंसारी कहाँ चला जाता है, वो घोसी कहाँ चला जाता है, वो धुनिया कहाँ चला जाता है। तब सिर्फ सैफई परिवार और एक कपीस खान साहब प्रवक्ता बनने के लिए आ जाते हैं। प्रवक्ता में भी तो कपीस खान को नहीं, दूसरे को आना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ, सभी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन आप पूछिए ना, 70 साल सरकार रही, नेता कांग्रेस यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको लोगों को शिक्षा देना चाहिए। आपके समय में बहुत सारी ऐसी सचर कमेटी की रिपोर्ट आई और जातियों की रिपोर्ट आई। आप जब शिक्षा नहीं दिए तो ये तो हक मारने का कार्य आपने किया ना। आज मोदी जी अगर एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं तो सभी धर्म की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं वहीं आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये जो किस्सा कुर्सी का है ना, वो इसीलिए ये सारी कहावत है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए। और एमवाई समीकरण अभी हमारे मित्र कर रहे, एमवाई समीकरण आपसे बेहतर अमिताभ जी कौन जानता है। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब पत्रकारिता में आए, तब भी आप हम लोग के वरिष्ठ। उस समय एमवाई समीकरण कौन बैठा रहा था? ये संविधान की उस समय कहे कि हमको मुल्ला मुलायम सिंह कहलाना अच्छा लगता है। कौन एमवाई समीकरण बना रहा था जो जय श्री राम का नारा देने पे जेलों में डालने का कार्य करता था? आप बताइए, अल्लाह अकबर कहने पे किसी को जेल में डाला गया? ये करते थे, ये सरकार में नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि आज जब आवाज सबके लिए, बिजली सबके लिए, पानी सबके लिए, सड़क सबके लिए, शिक्षा सबके लिए, सुरक्षा सबके लिए, जब इन मांगों को पूरा किया जा रहा है ना, सरकार नहीं बन रही है तो कपीस खान साहब को डर हो रहा है और टीवी चैनल पर बैठ के एसएल सिंह जी को जो प्रवचन बाबू साहब कह रहे हैं। हम बाबू साहब नहीं है, आपने हम भारत के नागरिक का जवाब दिलवाया एसआईआर पे, व्यक्ति हैं, अच्छे विचार को रखते हैं और इस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। एसएलसी के नाते सबका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो पढ़ा लिखा हो, जो जिस पद पे हो उस पद पर जाए। दिक्कत इस बात की है कि अब देश को मुगलों के बहनोई बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लेकिन मुख्यमंत्री बने बड़े खैरख्वाह हो जाते किसी और जाति से, कल्याण सिंह जी किसी और जाति से और वर्तमान के मुख्यमंत्री किसी और जाति से, क्योंकि वो जाति की राजनीति उनको सूट करती है कि हिंदुओं के गोलियों से बोल लीजिए, और बड़े हिंदूवादी बनते हैं। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, एसआईआर पे एक लाइन इन्होंने बोला, केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। ये जो केचुआ पाले बैठे हैं, सरकार में केचुआ पाले बैठे हैं, सभी लोग थे। आखिर केचुआ को चयन करने के लिए क्यों परिवर्तन कर दिया नियम? मुसलमानों को क्यों इस देश का सीजेआई को हटा दिया गया? अमिताभ जी इसलिए बताया जाता है क्यों एक कैबिनेट के मंत्री को उसमें बनाया गया? ये आपको अमिताभ जी इनसे जवाब लेना चाहिए। सत्ता के लिए बच्चे की पैदाइश ही गलत तरीके से कर दी गई तो वो धर्मज पुत्र नहीं हो सकता है, धर्मज ही पुत्र होगा। और ये चुनाव आयोग धर्मज पुत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी पैदाइश में एक कैबिनेट मिनिस्टर को सीजेआई को हटा करके लाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। और ये पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी ने नए नियम को बना करके खंडित किया है। आप संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे लिया चुके हैं, सबमें अपने आदमी बचा रहे हैं, जिसमें आप नहीं बचा सकते थे मुगलों के बहनोई जातियों में बांट दीजिए। आपने बकायदा नियम बनाया और वहाँ मुगलों के बहनोई बैठाए गए, तो 2017 में के बहनोई है वो बैठाए गए, नियम परिवर्तित करके मुगलों के बहनोइयों को बैठाया गया है। इस बात को मानना पड़ेगा कि मुगलों के बहनोइयों को बैठाने के लिए बाकायदा सरकार ने नियम बदला है। देना चाहते हैं, किस समाज की बात करना चाहते हैं? ये नहीं बताना चाहते, ये मुझे देश की आदिवासी, देश की महिला, ऐसे समाज से आने वाले लोग आज कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी और समाज से, राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी और समाज से, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसी और समाज से, उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसी और समाज से, सर्व समाज का प्रतिनिधित्व देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब 21 राज्यों में है, ये जात पात में और धर्म में बांटने वाली सरकार
सरकार है, जाति के ये नाम पे, पहले ही दंगे से के लोगों नाम को पे, टोपी के भ्रष्टाचार के आधार नाम पर, पे उनके परिधान के सरकार आधार बनाते पर थे अमिताभ पहचान लेती जी। है, इनको और ये दर्द हुआ, नियम हम क्या कानून को करें? बदल देती है। फिर वही ये अंग्रेजवादी अधर्मत पुत्र औरंगजेब इन्होंने वाली पैदा किया है राजनीति, केजरीवाल हिंदुओं को। को जातियों में आप बांट पूछिए दीजिए, कुछ कि हिंदुओं चुनाव को अपने आयोग में में सीजीआई क्यों मिला नहीं है? दीजिए, जब और किसी पूरा बच्चे जाति का की जन्म ही गोदबंदी अधर्मत करिए, तरीके से कर वोट दिया की गया, गोदबंदी करिए, तो और आपको वोट की अमिताभ जी पारी लीजिए। पूछना ऐसा होने चाहिए, वाला नहीं है। एहसान सिंह आज बतावे सर्व कि समाज, आखिर सरकार की सभ्य क्या समाज मजबूरी और थी सभी कि समाज अधर्मत विकास पुत्र को पैदा किया पसंद कर गया। रहा है। मुझे ये नहीं लगता है बताइए, अमिताभ जी की जब किसी चुनने एक वाले जाति को हाथ ही गलत है, अभी कपिल सिब्बल पारदर्शिता जी ने नहीं है, ठाकुरों को तो गाली यस देने की बैंक बात की कही। नियुक्ति क्यों मैं की गई सभी है को केजरीवाल नमन में? करते हुए ये कहता हूँ, ज्ञानेश किसी भी गुप्ता समाज जी को कौन है? गाली ये देकर अमित कोई शाह के कुर्सी नहीं इंचार्ज पा है, सकता है। ये जिस इनके तरह समाजवादी पोस्टिंग और पार्टी के इनके अपने नेता, रिश्तेदारों की समाजवादी पोस्टिंग पार्टी कौन के करवाता प्रवक्ता है आज उनके ठाकुरों को डिपार्टमेंट गाली दे में? रहे ये हैं, आपको ठाकुरों की बताना बात कर पड़ेगा रहे हैं। मैं कि सर्व आखिर समाज, उत्तर सभ्य समाज, प्रदेश में भी संपूर्ण समाज को अब कहता हूँ, आप संपूर्ण समाज का भारतीय जनता उसका हक पार्टी मिलना चाहिए। उठा उसके करके लिए मैं देखे दोनों शिक्षा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, व्यापार, कपिश भाई को भी, एहसन सिंह साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। कुछ सवाल बड़े तीखे होते हैं और वो सवाल हमारे पूरे वजूद पर भारी पड़ते हैं। हम उनसे भागना चाहें तो भी नहीं भाग सकते। वैसा ही एक सवाल है जो उत्तर भारत के दो सब विशाल राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, उनमें जो तीसरी धारा के सबसे बड़े परिवार रहे, मुलायम सिंह जी का परिवार उत्तर प्रदेश में और लालू जी का परिवार बिहार में, उनसे ये सवाल अनवरत पूछा जाता है कि आपके परिवार में, लालू जी के परिवार में 3 बार सीएमशिप रही, 2 बार डिप्टी सीएमशिप रही, मुलायम सिंह जी के परिवार में 4 बार सीएमशिप रही। ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने राज्य के 19-20% आबादी वाले हिस्से को उनमें से 4 में से 1 बार भी, यानी 25% अवसर भी नहीं दे पाए कि मुख्यमंत्री बना देते। बिहार में आखिरी सीएम कब हुआ था मुसलमान? जयप्रकाश जी के समय में, जब आंदोलन शुरू कर रहे थे वो चचा गफूर। उसके बाद शायद विवेक जी को भी याद नहीं होगा कभी कोई हुआ। 85 से तो खैर कांग्रेस वहां आई नहीं। मनीषा वाजपेयी, ये कुछ वैसे ही बुनियादी सवाल है एक। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, ये जिसकी आबादी मानते कि आधे में पिछड़े बाकी में सब, कांग्रेस को ये अवसर मिला पंडित जी से लेकर और बात तक कि वो किसी भी दलित को प्रधानमंत्री बना सकती थी, मुसलमान को बना सकती थी या पिछड़े को बना सकती थी। 3 बड़े जनसंख्या के घटक, तीनों को नहीं हुआ। फिर हंगामा क्यों है आज? क्या बीएलओ बनाने से सामाजिक न्याय होगा? बीएलओ बनाने से सामाजिक न्याय होगा? सामाजिक न्याय करना है तो घोषणा करिए राहुल जी की जगह 29 में हमारे प्रधानमंत्री मैकूलाल होंगे, घोषणा करिए। गफूर भाई होंगे, घोषणा करिए। बीएलओ रामलाल को बना दो, श्यामलाल को बना दो, वो इतिहास में जाएगा मनीषा जी कि हमारे गांव के भैया बीएलओ बने थे। मेरे ख्याल से बीएलओ तो सभी बनते, कोई नहीं बचता जो बीएलओ ना बने, जो सरकारी कर्मचारी हो, किसी जात का हो। 1,64,478 आदमी कहां से आएंगे? मैं नहीं समझ पा रहा। सब जात के नहीं बनेंगे तो आदमी कहां से आएंगे इतने? मनीषा वाजपेयी। अमिताभ जी, मुझे तो यही लगता है कि अखिलेश जी की जो राजनीति है ना, वो एक पीढ़ी के जीपीएस पे अटक गई है। वो उसी का सिग्नल बस ढूंढते रहते हैं हर जगह, जहां आवश्यकता हो वहां भी और जहां आवश्यकता ना हो वहां भी। उनको एक ही सिग्नल दिखाई पड़ता है, एक जीपीएस उन्होंने सेट कर दिया है, पीडीए। और पीडीए पे अगर ना अटके तो कहां पे अटकनी चाहिए ये बता दीजिए। मैं बताती हूँ ना कपिश जी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, तो कहां अटके ये बता दीजिए। समतामूलक समाज की स्थापना में हमारे और आपके वंशजों ने तो बहुत कुछ किया है इन्हें। कपिश मेरी बात सुनिए, किसी ने कुछ नहीं कुचला है, किसी ने नहीं कुछ नहीं, की कोशिश नहीं कर रही है। ये गलत बात कर रहे हैं कपिश जी। पहली बात तो आप ये पूर्वजों ने
इसी कुछ नहीं, पीडीएफ को किसी ने कुचला है, उसको ये क्यों नहीं भ्रम स्वीकार करना ये चाह रहे भ्रम हैं? क्यों? ये अगर आप समावेशी होना ये चाहिए आप पहली बताने बात, के लिए जो तैयार चीज नहीं है। आपके क्या लिए नहीं आप देखी नहीं आपके चाहती हैं कि और हमने नहीं समतामूलक देखी, समाज वो की बात स्थापना कहनी नहीं हो? चाहिए। क्या आप मेरी बात लोकतंत्र के सुनिए, अंदर पहली प्रतिनिधित्व बात को तो नहीं कपिल चाहती जी, हैं? एक क्या बात आप नहीं तो आप चाहती ये हैं? समझ लीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव आपके आयोग यहाँ पे अधर्मज पुत्र के रूप में पैदा किया आपके गया। यहाँ पे ना पीडीए ना, आप में मुझे जो वाजपेयी जी ये बात बता करते हैं, दीजिए, कितने आपके ये बता यहाँ दीजिए पिछड़े जिस हैं, कितने संस्था को दलित हैं, कितने लोकतंत्र का अल्पसंख्यक हैं। आप लोकतंत्र एमवाई का, में सिर्फ आप वाई सुनिए, लेकर के चलते हैं, वाई के अलावा आप कुछ नहीं लेके चलते हैं। और आप मुझे एक बात और बता बता दीजिए, दूं आपको, लोकतंत्र कपिल जी एक बात में बताऊं, आपने चुनाव व्यक्तिगत रूप से आयोग मुझसे को, पूछा कि मेरे लोकतंत्र को में चुनाव आयोग राजनीतिक को बात नहीं है, मैं अधर्मज तो पुत्र स्लम में के काम रूप में करती हूँ भारतीय जनता और पार्टी स्लम ने में क्यों पैदा किया? स्लम में पीडीए और ही अगर रहता है, स्लम में अधर्मज पीडीए पुत्र रहता के है। रूप मैंने में बहुत पैदा सारे किया स्लम को ना है, अडॉप्ट किया हुआ है। सीजेआई को क्यों नहीं रखा कपिल गया? जी, क्यों कैबिनेट कपिल जी मिनिस्टर एक और बात बताइए, प्रधानमंत्री मिलकर के चुनाव आयोग चुन रहे हैं? अधिकारी की क्यों जात नहीं अधर्मज देखी पुत्र जाती, उसके चुना? कार्य की क्यों जवाबदेही होती पारदर्शिता है, को खत्म उसके किया? कार्य की आप मुझे जवाबदेही होती है। बताइए, अधिकारी मुगलों की के जात नहीं दामादों देखी से जाती, ये उसके बात काम पूछी होते जानी हैं। चाहिए। कहीं जो कहीं मुगल कोई के कुछ नहीं। दामाद कपिल जी, हैं, आप लोग उनसे ऐसा भ्रम पूछिए फैलाते कि हैं अपने और भ्रम की दामादों को राजनीति की बैठाने बात के लिए कर रहे हैं। अधर्मज संविधान पुत्र को यही पैदा कहता है करने कि के सबको लिए बराबर मिलना आखिर चाहिए। सीजेआई सिर्फ को क्यों ऐसा नहीं है निकाला गया और पीडीए कैबिनेट पीडीए मिनिस्टर पीडीए को क्यों करते रखा रहो, गया? लेकिन एक्चुअल क्योंकि क्या मुझे करना बताइए, चुनाव आयोग ही इस सिर्फ देश एक के अंदर समीकरण है, लोकतंत्र को कायम कराता है, वाई और के वो अलावा अधर्मज कोई समझ, पुत्र है। वाई के अलावा कुछ वो भी नहीं है आप लोगों अधर्मज के यहाँ। पुत्र है, इस पर क्यों और नहीं कह आप पा भी रही हैं? अगर आप तो आपके किसी यहाँ पे पार्टी तो के आप प्रवक्ता भी के नहीं रूप में होते बैठी कपिल नहीं जी, है, तो लेकिन पीडीए नहीं जिस होना जाति चाहिए। विशेष से आप मैं आती तो हैं, राजनीतिक वो बात भारतीय जनता पार्टी को किसी सपोर्ट करती जाति, है। बहुत सीधी बात कोई है। बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता इसीलिए है, आप लेकिन मैं भाग रही काम हैं। किसके लिए कर रही हूँ? मैं तो निष्पक्ष स्लम में होकर के काम भी करती आप हूँ, मैं भागना स्लम चाह में रही काम हैं। करती हूँ, वहाँ अगर पीडीए आप रहते हैं, निष्पक्ष हैं तो वहाँ पे बताइए पीडीए। कि मैं अधर्मज निष्पक्ष पुत्र बात ये क्यों कर पैदा रही किया हूँ, गया चुनाव आयोग? अधिकारी अधर्मज की पुत्र जाति क्यों नहीं देखी पैदा किया जाती, गया उसके चुनाव कार्य आयोग? जवाबदेही होते हैं, तो कार्य की भी जवाबदेही होगी। अगर आप वो कुछ मनीषा ऐसा जी सिर्फ करते हैं ये तो बता आप दीजिए पूछिए कि रखते हैं। अधर्मज इसके पुत्र अलावा आपको भाजपा ने अभी क्यों पैदा अधिकार नहीं किया? है, अभी लोकतंत्र अधिकार में नहीं ऐसा है। अधर्मज पुत्र क्यों पैदा किया गया बात जिसके सिंपल अंदर सी है, पारदर्शिता आप नहीं भाजपा है? की बात भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए। आप मुझे बता आप दीजिए। अगर राजनीतिक आपको विशेषज्ञ रूप में आप मुझे नहीं, आप देखते हैं तो बताइए आप ना, वाली बात आप कीजिए। क्यों नहीं? आप ना अपनी ना, अपनी मैं चीज तो को आपसे देखिए ना, पूछूंगा। आप कितने आप अहमियत भारतीय हैं, जनता आप पार्टी कितने के अहमियत प्रवक्ता हैं। और आप में कोई मैं अंतर नहीं प्रवक्ता है। हुई नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मैं वो कि ये सोच आपको अधर्मज बता रही पुत्र पे हूँ कि जो कैसे कोई जनता में भरोसा है। करेगा जिसको आप ये बात प्रधानमंत्री और बताइए, कैबिनेट बात मिनिस्टर ने SIR पैदा की किया है, ये बात SIR जिसमें की है, सीबीआई अभी आप लोग नहीं भी है। बोले, अमिताभ जी अब सब लोग ठीक बोले। है, दोनों को रोकेंगे, दोनों को रोकेंगे, मनीषा वाजपेयी को भी, कपिल श्रीवास्तव को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अमिताभ जी दोनों सब मित्रों लोग को बोलते रोकूंगा। हैं अभी इसी में। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको भाई। कपिल जी ने एक, अब रुक जाओ एहसन सिंह, कपिल जी ने एक बात उठाई, उस पर अब रुक जाओ। जनता को स्पष्ट पता होना चाहिए, तथ्य, रुको भाई, तथ्य साफ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और कोर्ट के लोग हटा दिए। उनको ये पता होना चाहिए, नेहरू जी और इंदिरा जी के समय तो सरकार ही चुनती थी। बोले गिल इधर आओ, बोले जी मैडम, बोले तुम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाओ, बोले ठीक है। बोले मैडम कार्यकाल खत्म हो गया, बोले तुम मंत्री हो जाओ। हाँ जी, जेब से जिसका नाम निकाल दिया वही बन जाता था। नहीं रुक, अब आप बीच में नहीं बोल सकते, अभी तो नहीं। तब वहां मुंसिफ की भी नहीं चलती थी, सिटी मजिस्ट्रेट मतलब चीफ मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी शामिल नहीं था कमेटी में, बाकी सबको छोड़ो। अभी हाल की बात है, टीएन शेषन क्या थे पहले, राजीव गांधी की के सरकार में थे ना, कि वो 7वें आसमान से आए थे। ऐसे ऐसे कांग्रेस के सदस्यों को, विवेक जी को याद होगा, कांग्रेस ने अपने औपचारिक सदस्यों को, अपने सांसदों को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। विवेक जी गलत तो नहीं कह रहा? कहा इंदिरा जी ने तो एक बार अपने एक सांसद को हाई कोर्ट का जज भी बना दिया था, फिर जजी का टाइम खत्म हुआ तो फिर राज्यसभा भेज दिया। विवेक जी, आप जेब से पर्ची निकाल के काम चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? तब लोकतंत्र दूध पी रहा था, तब लोकतंत्र सूर्य प्राणायाम कर रहा था। जब गिल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो रहे थे भारत के। विवेक जी, विवेक जी आपको कुछ बोलना है तो एहसन सिंह से के पास जाओ जी। पहले मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं जिसके लिए आपने बोलो डिबेट तो रखी महाराज है। जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने यह बात स्पष्ट कर दी कि बीएलओ या ईआरओ या एडीएम ये सारी नियुक्तियां जिलाधीश के अधीन होती हैं।
तो इसमें चुनाव, तो जब ये उनके नियुक्ताधीन होती हैं तो ऐसी कौन सी उत्तर प्रदेश में आपात स्थिति आ गई जिसमें सरकार को ये 10 डीएम और एसडीएम ट्रांसफर करने पड़े? कौन से इनके रिकॉर्ड इतने अच्छे थे या उनकी सीआर इतनी खराब थी कि इस ऐन मौके पर उनका ट्रांसफर करना पड़ा? अमिताभ जी, ये तो मानना पड़ेगा देखिए कि नीयत में तो खोट है, पारदर्शिता का अभाव है। देखिए ये तो मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आप इसको ईमानदारी से मानिए इस बात को कि अगर ये ना होता तो ये ट्रांसफर नहीं होते, ये समझे आप? ये ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी। दूसरी, आप बार बार अधिकारियों के स्थानांतरण करने के संवैधानिक अधिकार पर आप कैसे रोक लगा दोगे भैया? अमिताभ जी बात सर नहीं, चुनी हुई सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने को अधिकार को आप कैसे रोक लगा दोगे यार विवेक जी? आप तो समझदार आदमी हो, देखिए कैसे रोक लोगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी ऐसी और ये भी कोई नियम नहीं है कि कांग्रेस को बताओ कि क्यों ट्रांसफर कर रहा है, ये भी नियम नहीं है। आपने ट्रांसफर करे, गजब बात है। अमिताभ जी, जब चुनाव आयोग कह रहे हैं कि ये सारी नियुक्तियां उनके अधीन हैं, तो आपने ट्रांसफर ऐसे में क्यों किया? ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा था। ये सरकार को सुना नहीं चाहिए। चलो फिर कौन सी आपातकाल लग गई, फिर हम बताएंगे कौन सा यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें आपको ट्रांसफर करने थे। दूसरी बात, आप कांग्रेस की बात बार बार करते हैं, कांग्रेस ने गलतियां करी तो आप भी वही करेंगे। कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया, आप बार बार वही कोट करते हैं, इसके माने कांग्रेस ने सही किया था। फिर आप कांग्रेस को दोष क्यों देते हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं जी। चुनाव अभी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होने का मामला था, सरकार ने क्यों हटा दिया उससे सुप्रीम कोर्ट के जज को? बताइए आप। जब 3 वहां बनने थे, विपक्ष का नेता और ये वहां सुप्रीम कोर्ट का जज और पीएम, तो वहां पे सरकार ने क्यों कहा कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा? आपकी नीयत में देखिए खोट तो है अमिताभ जी, ये तो आपको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेंगी, इससे आम जनमानस में और आपकी इसकी आपकी ठीक है विवेक भाई जी, ये सब चीजें सरकार की नीयत में खोट तो कर रही है। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वरना ये ट्रांसफर नहीं होते। और अखिलेश जी की बात का जवाब मुख्य चुनाव आयोग ने दिया। अरे रुक जाओ भाई, अब ठीक है, अखिलेश जी खुद अपनी बात का जवाब मांग लेंगे, आप काहे परेशान हो? अभी तो चुनाव है नहीं, उत्तर प्रदेश गठबंधन दिखाना है, सड़क पर उतरो साथ तो बात बने। यहां जवाब मांग रहे हो उनके व्याप पर। 2 बातें कह के एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक, रुक जाओ, से लेके आज तक किस सरकार ने ट्रांसफर करने से पहले विपक्षी दलों को बुलाया, बोले गुड्डू इधर आओ, पप्पू इधर आओ, भैया डीएम हटा दे? अरे भाई साहब, सरकार हमको जनादेश हमको मिला, डीएम का ट्रांसफर हमने करेंगे तो क्या दूसरी पार्टी करेगी? बहुगुणा ट्रांसफर करते थे तो मुलायम सिंह जी पूछते थे नहीं, ये मुलायम सिंह ट्रांसफर करते थे तो कल्याण सिंह जी पूछते थे नहीं। इसलिए ये अपेक्षा मत रखिए, हमको पता है जो सरकार में नहीं होता उसको हुक उठती है, उसको दर्द होता है, छटपटाहट होती है, लेकिन फिर भी सहन करना होगा। नान्या पंथा इनाए, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप कल को मांगने लगोगे कि डीएम की सीआर हम लिखेंगे, कल को आप कहने लगोगे कि दस्तखत हम करेंगे फाइलों पर। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए किसी में। जहां भाजपा सरकार में नहीं है वहां भाजपा वाले डीएम का ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं ना। आप क्यों छटपटा रहे हो? कहा गया कि इतनी जरूरत क्या थी। अरे भाई, जरूरत सरकार तय करेगी कि सरकार से बाहर बैठे लोग तय करेंगे कि डीएम का ट्रांसफर कौन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मनीषा वाजपेयी हो या विवेक नारायण हो या अमिताभ अग्निहोत्री कैसे तय कर देंगे? सरकार एक प्रक्रिया का पालन कर रही है, चुनाव आयोग से अप्रूवल आता है तो ट्रांसफर होता है, और बीच चुनाव में भी ट्रांसफर होते हैं, बीच चुनाव में भी ट्रांसफर होते हैं चुनाव आयोग के अप्रूवल से। इसलिए ये समझना चाहिए, कम से कम विवेक जी को तो मैं मानता था वो चीजों को समझते हैं, उनको तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों हटा दिया। किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में, संसदीय लोकतंत्र में कोर्ट क्यों रहे? क्यों रहे कोर्ट? कार्यकारी नियुक्ति पॉलिटिकल लीडरशिप के ही हाथ में रहनी चाहिए, जिसको देश चुनता है। जजिस को देश नहीं चुनता, वो कार्यकारी नियुक्ति में क्यों रहेंगे? ये संविधान का जो कार्यों का विभाजन है, अधिकारों का, उसका ही उल्लंघन है भाई। जजेस क्यों रहे? क्यों रहे? कल को आप आ जाओगे, कहोगे सेना अध्यक्ष की नियुक्ति में भी जज साहब रहने चाहिए, गजब बात है। कल को आप कहोगे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, नहीं ना।
जनता वोट देकर चुनती है, उनके हाथ में ताकत देती है। खैर एहसन सिंह जी, मसला फिर वही 1,64,478 या 68 बीएलओ और उनकी जात, मामला बड़ा गंभीर हो गया। मुझे तो इतनी जाति ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। कौन चार्ट बनाएगा और कैसे बनेगा, क्या होगा? नहीं, जात है, फिर उपजात है, फिर गोत्र है, एक बवाल है। जात वाला नाराज हो जाएगा कि गोत्र वाले हमारा नहीं ख्याल रखता, हमारा गोत्र अलग है, तब क्या होगा? एहसन सिंह जी, बैठा दीजिए, हम बना के दे देंगे। एहसन सिंह जी, नहीं, उसके लिए आपको सरकार में आना पड़ेगा। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, जी कौन बनाएगा आप पूछ रहे, तो हम अमिताभ जी होता क्या है? अमिताभ जी आप तो चुप कराइए, तो फिर डिबेट किया तो तुम्हें मैं किया जाए। होता क्या है? पीडीए सुनिए, पीडीए देखिए हर लोग पसंद करते हैं, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मतलब ठाकुर को गाली देना नहीं, जैसे कपिल सिब्बल दे रहे हैं। लेकिन इनका पीडीए पहला दावा अहिर और उनका पीडीए है पहला दावा मुस्लिम, और ये कहते नहीं है, कहा नहीं गया कि कतनी नीति करनी 20 किलो। अमिताभ जी एक एक करके इसको डिफाइन कर दीजिए। हाँ ठीक बात, अभी केवल एहसन सिंह जी की आवाज़। इनका नहीं रहता तो दलित की बेटी, अब सुन लीजिए, मुंह आने से क्या होगा? लोग हंसेंगे कि मुंह आता है कपिल सिब्बल में। सुनिए, पहला दावा अगर अहिर का नहीं होता तो दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनेगी तो जो पहला दावा अहिर लेकर आ गया, और उसने क्या किया? एक बेटी को इतनी निर्लज्जता से, मतलब पूरी समाजवादी पार्टी निर्लज्जता पे उतारू हो गई, और पहला दावा अहिर वाला मुख्यमंत्री बन जाए। इस नाते बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कुछ भी हो, गेस्ट हाउस जैसा कांड हो गया। दलित याद नहीं आया, प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जितने लोग हुए थे प्रमोशन इन रिजर्वेशन को ही रोक दिए, पहला दावा अहिर वाला। अब आइए पहला दावा मुस्लिम वाले को देख लीजिए। ऑन रिकॉर्ड इन लोगों ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का बनता है, हिंदू तो भारत के ही नहीं है, हिंदू तो इधर उधर क्या है, इनको जातियों में बांट देंगे। और एक कहे नहीं है अमिताभ जी, नोट करते जाइए एक एक, इन्होंने कहा एक नीति बनाते हैं, एक की खुलेबंदी कर देते हैं, जितना बच्चा पैदा करे, एक को नसबंदी कर देते हैं, तो एक की खुलेबंदी, एक की नसबंदी हो गई। इन्होंने कहा एक की शिक्षा में छूट दे दीजिए, कट्टरता की शिक्षा दे, धार्मिक शिक्षा दे, लेकिन दूसरे को प्रतिबंधित कर दे। फिर इन्होंने आगे बढ़ के कहा कि अरे एक के धार्मिक यात्रा पर कुछ 2 लाख 4 लाख रुपए दे दीजिए, कम से कम वो धार्मिक यात्रा तो कर ले, और दूसरे के कहे दूसरे के मठ मंदिरों को उसके सारे पैसे को ले आइए। भैया हज में भी तो पैसा लगाना है, हज हाउस भी तो बनाना है। इस नाते मैं कहता हूँ, मुझे नमस्कार कर दीजिए, जहाँ आवाज म्यूट की जाती है वहाँ मैं नहीं बैठता हूँ। के प्रवक्ता को अमिताभ जी तरफा सत्ता से बुलवा रहे हैं, वो सत्ता की तरफ से बोल रहे हैं, अमिताभ जी आपको आप ये लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं। इसके माध्यम से उनको मैसेज जाएगा, न ये पिछड़ों को हक दिए, न दलितों को हक दिए, न अल्पसंख्यकों को हक दिए, हमारे में उनको बोलने दें, परिवार को हक दिए। और आज भी परिवार की पार्टी, परिवार का मुखिया बड़े पदों पर चला जाए, या तो हमें बोलने दीजिए और फिर इनकी भी आवाज बंद कर दीजिए। मैं चुनौती देते हुए पूछता हूँ खान साहब से, जो खान साहब अभी कह रहे थे नहीं, अब चुनौती का समय नहीं भैया, अब अपनी बात कह के समाप्त कर रहा हूं। अभी अब सुनिए, अभी तो समाज बोले थे, उसके समाज कौन होता है? आज भी इनके अबू आदमी अमिताभ जी, हमारे समय में आपने इनको करवाया है, उनको दर्द होने लगता है। आप सत्ता के पक्ष में अगर बैटिंग करना चाहते हैं तो करिए, हमको ठीक करिए। मैं 10 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, कपिल श्रीवास्तव को आपने क्यों बंद कराई? मोदी जी है, अगर आपको हमारी आवाज बंद करानी तो बचाते क्यों हैं? आपकी आवाज चाह तो रही है, और कितनी आवाज आएगी? आ रही है लगातार मेरे कान में, आपकी आवाज आ रही है, और कितनी आवाज आएगी? आ तो रही आवाज, और कैसे बोलोगे? गजब बात कर रहे हैं, अभी आ तो रही आवाज, और कैसे बोलोगे? गजब बात कर रहे हैं, बंद करवा दिया मैं लगातार। ना ये सब मेरे साथ में, बाबू साहब, फलाना साहब, बाबू साहब, सब बाबू साहब है, कोई बाबू साहब नहीं। बाबू साहब क्या होता है? ये कौन सी भाषा है? तो खान साहब बता रहे हैं ना, बाबू साहब कौन के बहनोई है वो खान साहब बता रहे हैं। ये सारे लोग बाबू साहब है भैया, गरीब भी बाबू साहब है, अमीर भी बाबू साहब है। चलो ठीक है, एहसन सिंह साहब आ गई बात आपकी, कपिल जी आ गई। मैं तो 1900 ठीक है, अब रुकना होगा, सबकी आवाज रोक दीजिए। अब नहीं आ रही थी आवाज, अब नहीं आप अपने कह रहे हो कि आप अब रुकना होगा। बेटी की शादी की हो, मैं तो उस समय की प्रतीक्षा में हूं जब ये चिंतन बदले कि चपरासी में, सिपाही में, बीएलओ में हैं, दिमाग लगा रहे हो कि वहां सामाजिक न्याय करेंगे हम, हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी में सामाजिक न्याय करो ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में सामाजिक न्याय करो।
तो बात भी लगे। मायावती जी मुख्यमंत्री हुई थी, वो भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा चमत्कारों में से एक था मायावती जी का चीफ मिनिस्टर होना देश के सबसे बड़े राज्य का। उनकी क्या दुर्गति की? परमात्मा उनके साथ नहीं होता तो मायावती जी स्वर्गीय हो जाती। अब आप कह रहे हो हमें सामाजिक न्याय करना है, वो बाबू साहब थी नहीं ना? जो आप अभी कह रहे बाबू साहब, वो बाबू साहब थी मायावती जी नहीं ना? मुकदमा चला 302(7) का राजनीतिक लोगों पर, और यह पीड़ा नहीं रखनी चाहिए लोकतंत्र में। बड़े मन से खेलो कि हम सरकार में नहीं है फिर भी दस्तखत हम करेंगे, ये कैसे हो सकता है? क्यों इच्छा रखते हो यार? काहे परेशान होते हो? जहां सरकार में हो वहां दस्तखत कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं कर सकते। बोले जी सरकार ने ट्रांसफर क्यों कर दिया अधिकारियों के? अरे कभी ऐसा हुआ कि सरकार ट्रांसफर करने से पहले विपक्ष के नेता को बुलाया और उससे कहे भाई आप अप्रूव करो? नहीं ना। सरकार इसीलिए जनादेश पाती है, इसीलिए जनादेश पाती है। कोई उदाहरण बता दो कि भाई हमने ऐसा किया था अपने समय में, नहीं किया ना। एक प्रश्न आया कि भाई भाजपा वाले अपनों को क्यों भर्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा भैया जब जिसके हाथ सरकार रही उसने अपनों को भर्ती किया, पड़ोसी के लड़के को तो कभी भर्ती किया नहीं। ये बात विवेक जी भी मानते हैं, कपीश जी भी मानते हैं, और नहीं मानते तो जानते तो हैं, और ऐसन सिंह भी। वही लोग रहेंगे और कौन रहेगा? जीत के जिनने आपको जिताया आप उन्हीं को लड्डू खिलाओगे यार। जिसने आपको जिताया नहीं उसको लड्डू नहीं खिलाओगे। और एक तीसरी बात जो मुझे लगती है कि ये मुद्दा मैं पहली बार सुना अपने राजनीतिक पत्रकारी जीवन में कि इस स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जाकर मांग हो रही है बीएलओस को लेकर। आप सोचिए जो मशीनरी है उसके ऊपर क्या असर होगा इस बात का कि जाति के आधार पर भरोसा होगा काम करने वालों पर, लेखपाल पर, पटवारी पर, सिपाही पर, होमगार्ड पर, सरकारी स्कूल के मास्टर पर, बिजली विभाग में संविदा पर काम करने वाले नौजवानों पर। इसलिए इस जाति के आधार पर भरोसा करेंगे हम ये कहना चाहते हैं कि आप फला वर्ग से हो तो आप ईमानदारी से चुनाव कराओगे, और फला वर्ग से नहीं हो तो ईमानदारी से चुनाव नहीं कराएंगे। गजब बात है। टीएन शेषन पीडीए से थे नहीं, ब्राह्मण थे, उन्होंने भारत के चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। इसका क्या मतलब है? राजनीति को वहां तक मत ले जाइए। आप सेना में भी पीडीए चाह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में भी पीडीए चाह रहे हो, और चुंगी में भी पीडीए चाह रहे हो। इतने इस चीजों को विद्रूप चेहरा मत दीजिए। एक बात आई थी, विवेक जी ने कहा था कि डीएम के अधीन चीजें आती हैं। नहीं, उन बात उन्होंने प्रैक्टिकली ठीक है, लेकिन उसमें एक तथ्यात्मक गलती थी। जब तक आप डीएम रहते हैं, सरकार के अधीन रहते हैं, तब तक आपके अधीन चुनाव नहीं आता विवेक जी। आपके अधीन चुनाव तब आता है जब आप चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। ये आप जानते हैं, शायद आपने जानबूझकर इसको ओमिट कर दिया, बोला नहीं। इसीलिए तब जिलाधिकारी को जिलाधिकारी कन्नौज नहीं बोलते जिस शहर से आप बैठे हैं, तब उसको बोलते हैं मुख्य चुनाव नहीं, जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी कन्नौज, ये बोलते हैं ना, उसको जिलाधिकारी कन्नौज नहीं बोलते। ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कहता हूं अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य है कि हाथी, इसमें शंख ना बजाइए बीच में, बात साफ बोलिए। कौन जिलाधिकारी चुनाव कराता? कोई जिलाधिकारी नहीं कराता, जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव कराता है। दस्तखत कौन करता है सर्टिफिकेट पर? आपने तो देखे होंगे सर्टिफिकेट, हमने भी देखे और आपने भी देखे होंगे। कौन दस्तखत करता है? क्या लिखा जाता है नीचे? डेजिग्नेशन जिलाधिकारी कानपुर लिखा जाता है? नहीं ना, जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर। इसलिए घालमेल नहीं करो और संस्थाओं पर से जनता का भरोसा डिगे, ऐसा संभाषण नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।